कैसे हो बच्चों, आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम फिर से बात करेंगे 6th सेमेस्टर मेजर हिस्ट्री। और मेजर हिस्ट्री में आपके पास होगा हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन की बात करेंगे, जहाँ पे हम 1857 से यानी 18वीं सेंचुरी से भारत के आज़ादी तक का इतिहास हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, एक बार सिलेबस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। सिलेबस की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 का हमने दोनों ही लेसन्स ख़त्म कर दिया, यानी कि अगर आपका यूनिट 1 कवर हो गया है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 1, ओके, जिसमें नाम है रूसी साम्राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम। और 1905 की क्रांति, 1917 की फरवरी और अक्टूबर की क्रांति, तीनों ही क्रांति को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, यानी कि यूनिट 2 का लेसन 1 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सो let's break it down, but before starting the video, let me tell you one thing. Please join the Telegram group and WhatsApp group. Why it is important? Because of you can get all the updates of the video, and after 1 week we will coming soon with take important question series. There you can complete your whole syllabus if you are not completing till now, so you can cover on that. And if you have any kind of doubt, so you can ask with us by the Telegram. Okay. देखो बच्चों, यहाँ पे हम यूनिट 2 का बात करेंगे। यूनिट 2 यूरोपीय राजनीति, जिसमें 1870 से 1918 तक का जो भी है इतिहास हम पढ़ेंगे। यूनिट 2 के लेसन नंबर 1 का नाम है रूसी साम्राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम। रूस देश के ऊपर फोकस रहेगा हमारा। और 1905 की क्रांति जो कि रूस में हुई थी, 1917 की फरवरी और साथ में अक्टूबर क्रांति, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, भूमिका सबसे पहले पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक बड़े सामाजिक, आपको ना पहली चीज़ बच्चों की ये सदी का मतलब क्लियर होना चाहिए। सदी का मतलब क्या होता है? देखो, सदी हमेशा एक आगे रहती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी क्या चल रहा है? 2025। क्या चल रहा है अभी? 2025। तो ये जो हमारी कौन सी सदी चल रही है? तो ये हमारी 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं। तो सदी जो होती है 100 साल सेंचुरीज का होता है, पर ये हमेशा एक आगे चलती है। तो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। यहाँ पर देखोगे तो ज़ारशाही शासक, औद्योगिक पिछड़ापन, किसान असंतोष, मजदूर वर्ग की समस्याओं ने रूस को क्रांति की ओर ढकेल दिया। इन सब कारणों रूस को क्या क्रांति की ओर ढकेल दिया, दूसरे देशों के युद्ध करने के लिए ढकेल दिया। ये कारण रहे रूसी क्रांति के। 1905 की क्रांति ने ज़ारशाही के खिलाफ असंतोष को उजागर किया, जबकि 1917 की फरवरी और अक्टूबर क्रांति रूस में समाजवादी शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने पर महत्वपूर्ण घटना निभाई। समझ आ गया होगा। 1905 की क्रांति के कारण ही 1917 में जो क्रांति हुई उसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 1905 की क्रांति के बारे में। 1905 की जब हम क्रांति की बात करते हैं तो ये रूस में क्रांति है जो कि काफ़ी ज़्यादा, जो मतलब इतिहास में इसका नाम भी है। 1905 की क्रांति रूसी जनता के बढ़ते असंतोष और सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन था। क्या था? जन आंदोलन, यानी कि जनताओं के बीच का आंदोलन था। ये लोग, जो सामान्य लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, वो आपस में लड़ पड़े थे। इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था? रूस जापान युद्ध। रूस और जापान का युद्ध हुआ था 1905 में। इसके पीछे का कारण ये था, क्या था? सिर्फ और सिर्फ असंतोष था, व्यापार की वृद्धिकरण, यानी कि एक आपस में होड़ थी। ठीक है, रूस और जापान का युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1904 से 1905 तक चला था। कितना? 1 साल, जिसमें रूस की हार हो गई थी। और रूस की हार के कारण वहाँ पर आर्थिक अस्थिरता, ज़ारशाही दमन और श्रमिक वर्ग की दुर्दशा देखने को मिली। देखो, इस युद्ध के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण रहा है रूस जापान युद्ध, जो कि कब से कब तक चला? 1904 से 1905 तक। रूस जापान युद्ध, हार। रूस की हार ने सरकार की कमजोरियों को उजागर किया। सैन्य असफलताओं और युद्ध के दौरान आर्थिक कठिनाइयों ने जनता को क्रांति के लिए प्रेरित कर दिया। दूसरा पॉइंट आप देखोगे तो कृषि संकट और किसानों की समस्याओं के ऊपर बोला गया है। भूमि पर किसानों का नियंत्रण नहीं था, वे भारी करों के बोझ तले दबे हुए थे। जमींदारों के अत्याचारों ने किसानों को विद्रोह करने के लिए और ज़्यादा उकसा दिया, और यही कारण था कि उन्होंने एक विद्रोह, एक युद्ध का रूप ले लिया। तीसरा पॉइंट, औद्योगिक श्रमिकों की दयनीय
देखो फैक्ट्रियों में श्रमिकों को कम वेतन और ख़राब कार्य परिस्थितियों, जो वहाँ की कार्य परिस्थिति थी, उनका सामना करना पड़ा। यही कारण थे कि श्रमिक भी वहाँ एक अच्छा अवसर देखने के लिए आपस में लड़ पड़े कि हमें दूसरे देश जाने के बाद एक अच्छा जीवन मिलेगा। श्रमिक संगठनों की मांग को सरकार ने अनदेखा किया। श्रमिक लोगों की कुछ मांग होती थी लेकिन सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, रूस की सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। यही कारण थे कि वहाँ की आम जनता, श्रमिक वर्ग भी उस युद्ध में शामिल रहा। समझ आ गया होगा ना। श्रमिक लोगों की मांग पूरी ना होने के कारण वो लोग इतने असंतोष थे। दूसरा, जारशाही का दमनकारी शासन। जार निकोलस, जारशाही कौन है? निकोलस, जो कि वहाँ के कौन थे? रूसी क्रांति जो हुई थी ना, ये उनके निर्देशक थे। जार निकोलस द्वितीय की नीतियाँ लोकतांत्रिक सुधारों के विरुद्ध थी। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक सुधारों की मांग अनसुनी कर दी थी। इनको काफ़ी तानाशाही शासक भी बोला गया है। जो जार निकोलस थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनकी बात, रूस की इनकी काफ़ी सारी नीतियाँ ऐसी थी जो कि रूस के आम जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी। देखो क्रांति की प्रमुख घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने हमेशा ये ब्लडी संडे सुना होगा, जिसे खूनी रविवार कहते हैं। कब हुई थी? तो ये हुई थी 22 जनवरी 1905 को। एक पादरी गेओमी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने गोली चलाई। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिससे देश भर में आक्रोश फैल गया। और ये जो दिन था वो संडे का दिन था, इसलिए उसको ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। हर दीवार पे, हर जगह सिर्फ खूनी खून नजर आ रहा था। दूसरा, हड़तालों और विरोध प्रदर्शन का विस्तार। पूरे देश में हड़तालें और विरोध हुआ। श्रमिकों ने सोवियत बनानी शुरू कर दी। सोवियत यानी कि श्रमिक प्रदर्शन। सोवियत का मतलब होता है समाज वाली चीज़ों से। जार द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसका नाम था अक्टूबर घोषणा पत्र, जार निकोलस द्वारा। ठीक है, ये जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था, उसके अंदर कहा था कि सरकार ने दमन के बाद सुधारों की घोषणा की। उसने अपने किए जाने वाले सुधारों की घोषणा पत्र जारी की कि एक संसद, उस रूस के संसद का नाम था डूमा, लेकिन इसे वास्तविक शांति नहीं दी गई। देखो इसके कुछ परिणाम निकल के आए। क्रांति पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन इससे रूसी समाज में राजनीतिक चेतना बढ़ी। दमन के बावजूद ये भविष्य की क्रांतियों को नींव बन गई। दूसरा देखो, अब जो दूसरी क्रांति हुई थी वो हुई थी 1917 की फरवरी क्रांति। ठीक है, फरवरी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में व्यापक असंतोष के कारण हुआ था। अच्छा, मुझे पहले आप ये बताइए कि हमारे विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बीच में, या फिर बीच में कह सकते हो, ये रूस में जो है क्या कहते हैं यहाँ पर फरवरी क्रांति हुई थी। क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हुआ था, यूरोप की साइड में हुआ था। तो रूस में उस समय पे क्या चल रहा था? तो 1917 में एक फरवरी क्रांति हुई, जिसमें एक बहुत बड़े लेवल पर असंतोष फैला था। जार निकोलस द्वितीय के पतन का कारण भी यही बना है, और युद्ध में एक अंतरिम सरकार की स्थापना भी हुई है। देखो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि प्रथम विश्व युद्ध के रूप में असफलता। पहला विश्व युद्ध जो है असफल रहा, सैनिकों की भारी हानि हुई और आर्थिक तंगी ने जनता में असंतोष फैलाया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार गया। आर्थिक संकट और खाद्य संकट, ये भी फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है। मुद्रास्फीति बढ़ने में लोगों की कार्य शक्ति कम हो गई। शहरों में भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई। जारशाही की विफलता। जार निकोलस द्वितीय की जो नीतियाँ थी वो अप्रभावी रही। उनकी नीतियाँ जनता पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हुई। जनता ने फिर उनकी मांगों को या उनकी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। जनता और सैनिकों का असंतोष। सैन्य और नागरिक प्रशासन में अव्यवस्था फैली। सैनिक विद्रोह करने लगे और जनता ने सड़कों पर उतरकर विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब देखो क्रांति की घटनाएं कुछ देख लेते हैं, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। हड़तालों और प्रदर्शनों की शुरुआत कब हुई? फरवरी 1917 में। यहाँ पे पेट्रोग्राड, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों की हड़तालें शुरू थी। ये जगह का नाम था। पुलिस और सेना ने विरोध प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की।
सैनिकों का विद्रोह देखा गया। जार निकोलस द्वितीय का त्यागपत्र आया 15 मार्च 1917 को। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया 1917 को। किसने? जार निकोलस ने। देखो क्रांति की घटनाओं में आप कुछ कुछ चीज़ें याद रखना कि हड़तालें हुई, ये बहुत बड़ी घटना थी। सैनिकों का विद्रोह हुआ, की पॉइंट्स आप याद करना। जार निकोलस ने 1917 में जब ये आखिरी रहा तब इसने त्यागपत्र दे दिया। जार को सत्ता छोड़नी पड़ी और रूस में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। परिणाम क्या आया इसका? अंतरिम सरकार का गठन हुआ, सबसे पहला परिणाम। दूसरा परिणाम जो अपने को देखने को मिला वो देखने को मिला कि जार निकोलस का यहाँ पर शासन खत्म हुआ। ठीक है, 300 वर्ष से ज़्यादा उसने शासन किया और अब उसका शासन समाप्ति पर था। इन दोनों परिणामों के बावजूद वहाँ पे अस्थिरता बनी रही। मतलब कि इतना कुछ हुआ, उसने कई सारी पॉलिसीज़ निकाली, निकोलस का अंत हुआ, सरकार का गठन हुआ, पर फिर भी अस्थिरता उसी तरीके से रही, अर्थव्यवस्था वही रही। अब देखो 1917 की अक्टूबर क्रांति के ऊपर बात करते हैं। जब 1917 की अक्टूबर क्रांति हुई थी तब अक्टूबर क्रांति समाजवादी क्रांति थी। क्या थी? अक्टूबर क्रांति इसलिए बोला क्योंकि वो अक्टूबर के मंथ में रही थी। ठीक है, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन, या ध्यान रखना इस चीज़ को, व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने किया। ये क्रांति रूस में समाजवादी शासन की स्थापना का कारण बनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1917 की क्रांति के बारे में बताओ। तो 1917 की क्रांति जो हुई थी वो 1905 की क्रांति के बाद हुई थी, जब जार निकोलस शासन का अंत हो गया था। उसके बाद ये जो क्रांति हुई थी वो समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई थी, जिसके दो लीडर थे, व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, ये इन्होंने किया था और समाजवादी शासन की स्थापना करने के लिए किया था। कारण क्या था इसके कारण? देखो मुख्य कारण में आप समाजवादी की विशेषता लिख दोगे कुछ कुछ। सबसे पहला कि अंतरिम सरकार की असफलता, यानी कि व्लादिमीर जो निकोलस के द्वारा, जार निकोलस के द्वारा जो भी चीज़ें की गई थी इस अर्थव्यवस्था में, उसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिला, जिससे जनता शांत नहीं थी और अब वो शांति चाहती थी। तो अंतरिम सरकार युद्ध को जारी रखना चाहती थी, जबकि जनता शांति चाहती थी। दूसरा पॉइंट आप लोगे तो बोल्शेविक पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता। बोल्शेविक पार्टी शांति, भूमि और रोटी के नारे का नाम जनता के साथ लेती थी और जनता इस पर समर्थ थी। लेनिन का नेतृत्व जब आप देखोगे तो व्लादिमीर लेनिन ने सरकार के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई कि सरकार का विद्रोह करो तभी जनता को स्वतंत्रता मिलेगी। सैनिकों और मजदूरों का समर्थन, यहाँ पे देखोगे तो रेड गार्ड जो कि बोल्शेविक मिलिशिया और श्रमिकों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। क्रांति की घटनाओं में अगर आप देखोगे तो क्रांति घटनाएं कुछ कुछ थी। सबसे पहले 25 अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक का एक विद्रोह हुआ। सरकारी भवनों और दूरसंचार केंद्रों पर सारा का सारा कब्जा कर लिया श्रमिकों द्वारा। दूसरा हुआ यहाँ पर विंटर प्लेसेस, अंतरिम सरकार को गिरा दिया गया और बोल्शेविक सत्ता में आ गई। यहाँ पर जब सत्ता में आए तो उसको शीत महल बोल दिया गया, क्योंकि ये जनता के द्वारा आया सरकार था, इसलिए उसको शीत महल का नाम दिया गया। नई सरकार का गठन हो गया। लेनिन के नेतृत्व में सोवियत सरकार बनी। रूस में अब किसकी सरकार है? सोवियत सरकार 1917 के बाद। तो याद रखना 1917 की रूसी क्रांति, और रूस में साम्यवादी शासन लागू हो गया। अब इसका परिणाम देखो, बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली और जारशाही पूरी तरह समाप्त हो गया। जार निकोलस, रूस में साम्यवादी समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। 1918 में रूस गृह युद्ध में चला। निष्कर्ष देख लेते हैं अब हम अंत में। 1905 और 1917 की क्रांति ने रूसी समाज और राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। 1905 की क्रांति ने लोकतांत्रिक सुधारों की नींव रखी, जबकि 1917 की क्रांति ने जारशाही का अंत कर दिया। रूस में समाजवाद की स्थापना हुई 1917 की क्रांति से, और ये परिवर्तन न केवल रूस बल्कि पूरे विश्व में राजनीतिक घटना को उभारता है, क्योंकि इससे आर्थिक अर्थव्यवस्था बढ़ी, समाजवाद, और फिर आगे चल के यही रूस पूरे विश्व में एक महान शक्ति के रूप में उभर करके आया, जिसको यूएसएसआर, सोवियत संघ बोला है। होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका यूनिट 2 का चैप्टर 1, ठीक है ना। अब हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, यूनिट 2 के चैप्टर 2 को, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर।